पहले भी कमाई नहीं थी, अब कमाई नहीं, पहले लॉकडाउन से कोविड की वजह से पहले ही परेशान थे हम, अब और ज़्यादा परेशान हो गए महंगाई के चक्कर में। और इस एलपीजी से तो बहुत ज़्यादा परेशान हो गए। सब्सिडी भी नहीं आती आजकल, पहले सब्सिडी भी आती थी, अब सब्सिडी खत्म हो गई। पता नहीं गवर्नमेंट क्या करके छोड़ेंगे हमारे बारे में। ज़्यादा गरीब आदमी जी नहीं सकता, बहुत बड़ा फर्क पड़ता है। बहुत महंगाई बढ़ गई है, और जो घरेलू गैस आता था उसकी सब्सिडी बैंक में आती थी, वो भी नहीं मिलती है। हम मजदूरी जाते हैं तो मिलती नहीं है, फिर घर पर जाते हैं, खाने पीने के भी दुख पा रहे हैं। बचत का तो सवाल ही नहीं है। सब्जियां इतनी महंगी हैं, फल दवाइयाँ सब चीज़ें, ऐसी कोई चीज़ नहीं है आप नाम लीजिए उस चीज़ का और वो चीज़ महंगी है। और रसोई गैस इसने तो आसमान छू लिए हैं। टिकट किराया बढ़ा है, कितना बढ़ गया, लगभग 1.5 गुना हो गया। पहले गया का भाड़ा 100 रुपये लिया जाता था, अभी 200 डायरेक्ट लिया। इतना तो भाड़ा नहीं बढ़ गया डीजल का। तो 225 रुपये बढ़ गया तो 25 रुपये देने ही पड़ेंगे। लेना तो वही है, धंधा करना है, लगा लिया धंधा कैसे चलेगा। और 1 हफ्ते में सिलेंडर खत्म हो जाता है, बढ़ाना पड़ता है सिलेंडर। यहाँ पे जीना मुश्किल है। आपका आधे किलो ये दूध जो आ रहा है 29 रुपये का आ रहा है। कहाँ पहले ये बच्चा 14-15 रुपये का दूध देता था, धीरे धीरे करते करते आज 28 से भी 29 हो गया। आगे चल के बताओ गरीब कहाँ बचेगा। दो रेट जैसे बढ़ते जा रहे हैं, पेट्रोल में इसमें सब में बढ़ते जा रहे हैं, ऊपर से कोरोना की मार है, कहीं कुछ कमाई है नहीं। तो अब ये रेट बढ़ते रहेंगे तो कहाँ से आदमी चलाएगा आदमी। अभी 2 किलो दूध लेते थे, 1 किलो लेना पड़ेगा। नमस्कार, एनडीटीवी इंडिया में आपका स्वागत है। तो ये जो आपने सुना, ये इस देश के लोग हैं, वो अपनी तकलीफ बयां कर रहे हैं, क्योंकि सब चीज़ महंगी होती चली जा रही है। और क्योंकि मैं अवध इलाके से आता हूं और अवधी हमारी भाषा है, और इस अवधी भाषा में एक गाना भी बना है, इस पर बहुत पहले बना था, सखी सैयां तो खूबई कमात हैं, महंगाई डायन खाए जाते। बिल्कुल वही हो रहा है कि एक तरफ तो कमाई पूरी करने की कोशिश कर रहे हैं, वो भी कम हो गई है, गाना भी आउटडेटेड हो गया। देखिए, अब तो कमाई भी कम हो गई और खर्चा और ज्यादा बढ़ गया। इस कदर बढ़ गया कि पेट्रोल और डीजल दोनों शतक पे शतक लगाए जा रहे हैं अलग अलग शहरों में। आप देखिए, खाने का जो तेल है वो भी लगभग 200 का होने वाला है। इसके अलावा दूध महंगा, और अब एलपीजी गैस सिलेंडर भी महंगा। आज से 7 साल पहले इसी सरकार के एड कैंपेन में यह कहा जाता था, बहुत हुई पेट्रोल डीजल की महंगाई की मार, अब की बार फलाने की सरकार। ये सारी बातें होती थी उस समय जब महंगाई हो रही थी। तो आज की सरकार में जो लोग मंत्री बने हैं, वो मंत्री सिलेंडर ले लेकर के सड़क पर बैठते थे, जनता की आवाज सुनते थे, बहुत अच्छा काम करते थे। अब क्यों नहीं सुन रहे? 7 साल में आमदनी कम हुई है और खर्चा ज्यादा बढ़ा है। पेट्रोल डीजल 100 नहीं हुए थे 7 साल पहले, फिर भी महंगाई की मार बता रहे थे आप। तो अब क्या हो गया? सवाल इंडिया का है ये, कब तक जनता पर चलेगी महंगाई की चाबुक? आमदनी है नहीं। आप देख लीजिए, सीएमआई का डेटा उठाइए, उसमें आपको पता चल जाएगा कि बेरोजगारी का दर कहां पहुंचा है और महंगाई में कहां से चलाएंगे घर। तीसरा सवाल, टैक्स की मार से जनता को कब बचाओगे सरकार? तो अब की बार कब बचाओगे सरकार, यह नारा होना चाहिए। क्योंकि सरकारों का यह कहना है कि यह सब हम लोक हित में जो नीतियां बनाते हैं उसके लिए पैसे चाहिए, इस वजह से ये टैक्स लग रहे हैं। लोग जब रहेंगे ही नहीं या उनकी कमर टूट जाएगी तो उनका हित आप कैसे कर लेंगे? मैं स्वागत करना चाहता हूं हमारे आज के सारे मेहमानों का। थोपाली आर श्रीनिवास, नेता हैं भारतीय जनता पार्टी के। आज की मेजर फायरिंग जो है वो श्रीनिवास जी आप ही के तरफ होगी, तो तैयार रहिएगा पूरी तरीके से। डॉक्टर अमन चुग अर्थशास्त्री हैं, हमारे साथ जुड़ गए हैं। डॉक्टर अजीज खान राष्ट्रीय प्रवक्ता हैं समाजवादी पार्टी के, हमारे साथ जुड़ गए। आकृति भाटिया, आप पॉलिटिकल इकोनॉमिस्ट हैं, हमारे साथ जुड़ गई हैं। और साधना भारती, प्रवक्ता कांग्रेस पार्टी। आप सब लोगों का बहुत बहुत स्वागत। श्रीनिवास जी, पहले आप ही से शुरू करते हैं। बहुत हुई महंगाई की मार, बहुत हुई डीजल और पेट्रोल की महंगाई की मार, अब की बार मोदी सरकार। ये ऐड मुझे अच्छे से याद है क्योंकि ये ऐड दिल में घर करते थे। उस समय की जो स्थिति थी
ये ऐड और वो जो धरने प्रदर्शन सारी चीजें हो रही थी वो जनता को समझ में आ रही थी, क्योंकि उस समय लोग संघर्ष कर रहे थे, दाम बहुत बढ़ा हुआ था, सरकार कुछ कुछ तर्क देती थी। लेकिन आज की डेट में वही सारी चीजें, यहां तक कि यूं कहें और ज्यादा मुसीबत लोग झेल रहे हैं। तो अब कहां गई सरकार? धन्यवाद संकेत जी, धन्यवाद जो आपने ये बहुत अच्छा मुद्दा उठाया। मैं आपके किसी स्टेटमेंट को ना नहीं बोलूंगा, नकारूंगा भी नहीं, क्योंकि डेटा और फैक्ट शीट्स मेरे सामने हैं। 2020 और 21 का जो जीडीपी जो ग्रोथ था हमारा, वो -8 पे गया है। वो क्योंकि जो वर्ल्ड इकोनॉमी जो हम कहते हैं और हमारे जो कनेक्टेड है वर्ल्ड इकोनॉमी उसके साथ, और हमारे जो अर्थव्यवस्था है उसके साथ कनेक्टेड है, स्वाभाविक है हमने बहुत बड़ी मार खाई है कोरोना के टाइम पे। फर्स्ट, सेकंड, डीरेगुलेशन एरा में जब हम बोलते हैं कि हमारा जो ऑयल, जो डीजल और पेट्रोल हम इंटरनेशनल मार्केट से जो लिंक करते हैं, उस टाइम भी हमारा फ्लक्चुएशन के कारण हमारे, और ये ऑयल बैरल जो प्राइस फ्लक्चुएशन हो रहा है उसके कारण भी हमारा ये ऊपर नीचे हो रहा। और आप जैसे बोल रहे हैं, नहीं नीचे तो नहीं हो रहा है, दिक्कत तो यही है, नीचे ही तो नहीं हो रहा है, ऊपर ही जा रहा है। अच्छा, और ये थोड़ी सी ब्रेक ले लेता है जब चुनाव होते हैं, थोड़ा सा छुट्टी उट्टी पे चला जाता है, शिमला विमला, जब चुनाव हो रहे होते हैं। नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है, ऐसी कोई बात नहीं है। श्रीनिवास जी का फ्रेम रुक गया, हम वापस आएंगे ताकि वो अपनी बात खत्म कर सकें। श्रीनिवास जी अपनी बात ताकि खत्म कर सकें। जल्दी से डॉक्टर खान, आपसे और साधना भारती एक एक करके आपसे आपके ओपनिंग कमेंट्स ले लें। साधना भारती जी, पहले आपसे शुरू करते हैं। आपने सुना स्पष्टीकरण, शुरुआती जो स्पष्टीकरण दिया श्रीनिवास जी ने, उन्होंने बोला कि मैं इसको डिफेंड नहीं कर सकता, आप जो कह रहे हैं वो सही है, लेकिन आप स्थिति भी देखिए कैसी स्थिति में ये हो रहा है। जब हमारी जीडीपी इतनी गिर गई, इतनी बार तो लॉकडाउन लगाना पड़ा, क्या कहेंगी आप? क्या और कोई विकल्प ही नहीं था? आदरणीय संकेत जी, आपने शुरुआत में ये कहा कि पहले एक गाना फेमस था, सखी सैया तो खूब ही कमात है मगर महंगाई डायन खाए जाते हैं। आज गाना बदल गया है, क्योंकि कमाई तो है ही नहीं सच में, मगर प्रधानमंत्री मोदी जी बोलवचन तो खूब ही सुनाते हैं, पर फिर भी महंगाई डायन खाए जाते हैं। ये नारा लगाकर आए थे कि बहुत हुई महंगाई की मार, और अब की बार मोदी सरकार, मगर जब से आई मोदी सरकार बंद हुए सब कारोबार। कोरोना का कह रहा डीजल पेट्रोल 100 के पार, और महंगाई की मोदी मार। तो शर्म करो मोदी सरकार और बंद कीजिए ये अत्याचार। जैसा पेट्रोल डीजल की बात कर रहे हैं, जहां मैं बैठी हूँ आदरणीय संकेत जी, बालाघाट में मध्य प्रदेश के, वहाँ 109.36 यानी 109 रुपए 36 पैसे पेट्रोल है, और 100 से ऊपर डीजल चल रहा है, मतलब सेंचुरी पार कर गया है डीजल भी। और दूसरी बात ये, मैं आपको बताऊं, एक्साइज ड्यूटी से इस सरकार ने 4 लाख करोड़ रुपए कमा लिए हैं। और ये जिस एक्साइज ड्यूटी की बात करते हैं, ये राज्यों से साझा पूरी एक्साइज ड्यूटी तो नहीं की जा सकती, की जाती अगर इनको जानकारी होगी तो। बेसिक एक्साइज ड्यूटी तो ये साझा करते हैं, एडिशनल भी नहीं करते, स्पेशल भी नहीं करते, और जीएसटी का बकाया भी कई सरकारों का है। तो कहां से सरकारें, राज्य सरकारें वैट कम कर दें? आपने जो इतना पैसा कमाया है, तो आप एक्साइज ड्यूटी में से जरा कम कीजिए ना सर। आपकी ये जिम्मेदारी है, आप यही बोलकर तो आए थे, मगर सच्चाई है संकेत जी, मोदी राज में बहुत दुखी है जनता हिंदुस्तान की। डीजल महंगा, पेट्रोल महंगा, सीएनजी महंगी, पीएनजी महंगी, खाद्य तेल महंगा, और महंगी ईंट मकान की, और इन्हें मजदूरों की नहीं है चिंता, चिंता नहीं किसान की। कंगालों में गिनती करती भारत देश महान की। तो कृपया करके शर्म कर लीजिए, कृपया करके एक्साइज ड्यूटी घटा दीजिए। जो आदरणीय स्मृति ईरानी जी चूड़ियां भेंट करने की बात करती थी, आज कहाँ गई स्मृति ईरानी जी? आज तो चूड़ियों के बड़े हार बनाकर प्रधानमंत्री जी को भेजने चाहिए, क्योंकि खाद्य तेल भी महंगा है, खाद भी महंगी है। आपको मैं राइट टू रिप्लाई दूंगा, क्योंकि साधना भारती जी ने एकदम बिल्कुल, मेरे ख्याल से कवि हृदय है उनका, तो उन्होंने बिल्कुल कविता में पिरो दी है अपनी समस्या और जनता की समस्या। तो श्रीनिवास जी का राइट टू रिप्लाई। देखिए, कविता और रेटोरिक एक साइड में रखें। ये जो यूपीए का जो ऑयल बॉन्ड्स थे, जो हमको सौगात में मिला है 2004 से 2014 तक का, उसका सूद चुकाते चुकाते 2026 हो जाएगा। वो माननीय पेट्रोलियम मंत्री धर्मेंद्र प्रधान जी अपने प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी बोल चुके हैं। देखिए, एक चीज वास्तव है, आपको डीरेगुलेट करना पड़ेगा पेट्रोल और डीजल को, एंड यू हैव टू लिंक इट विद द इंटरनेशनल प्राइसेस। चिल्लाने से कुछ नहीं होने वाला।
दूसरी बात, आपको सब्सिडी जो जहां को हमको मिलता है, जो एक्स्ट्रा जो पैसा मिल रहा है वो फूड सिक्योरिटी में जा रहा है, तो उसके लिए थोड़ा बहुत तो प्रावधान करना पड़ेगा। हाँ, ये और तीसरा जो 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 दूसरा ये है, मैं आरबीआई का डेटा भी मैं आपको पढ़ के सुनाता हूँ। जो आरबीआई का डेटा है वो ये कहता है 2021 और 22 में इंडियन जो जीडीपी है 10.5 के हिसाब से ग्रो करेगा। मैं समझता हूँ 8 से 10 का मैं रेंज लूंगा। और जिस तरह से ये बोल रहे हैं कि कॉन्फिडेंस लो है, बाकी सब कुछ लो है, फिकी, डन एंड ब्रैडस्ट्रीट, सीआईआई, उन्होंने एक छोटा सा एक अक्रॉस द बोर्ड इंडस्ट्री के जितने श्रीनिवास जी, मैं बस इतना समझना चाह रहा हूं, देखिए आप बहुत ही विस्तार से समझा रहे हैं और ये जरूरी भी है, लेकिन मैं बस इतना समझना चाह रहा हूं कि चाहे पेट्रोल हो, डीजल हो, एलपीजी गैस हो, दूध हो, आप कोई भी चीज, खाने का तेल हो, कोई भी चीज देख लीजिए, बहुत ही तेजी से दाम बढ़ रहा है। क्या आपकी सरकार की यही प्रतिक्रिया होती 2013 में? क्योंकि तर्क ऐसे ही थे, बस उस समय आप विपक्ष में थे। मैं तो एक राजनीतिक सवाल पूछ रहा हूं, क्योंकि लोगों को ये, अगर आप ये सारी चीजें बताएंगे कि कच्चे तेल का दाम और ये फलाना ढिमकाना, आप एकदम ब्रास टैक्स देखिए। सबसे पहली चीज, मैं खान साहब आपके पास आना चाहता हूं। मोटी मोटी बात एक आम आदमी के लिए ये है कि मेरी तनख्वाह तो घट गई, मेरी नौकरी तो चली गई और दाम ये बढ़ता चला जा रहा है, और सरकार तर्क ये दे रही है कि ये आप ही के हित के लिए है। मुफ्त में अनाज देंगे तो उसके लिए कहीं से तो पैसा जुटाएं। देखिए संकेत भाई, अभी जैसा कि चर्चा हो रहा था कि साहब बहुत महंगाई है, सब चीजें महंगी हो गई, मैं यकीन मानिए इस चीज से पूरी तरह से सहमत नहीं हूं। सब चीजें महंगी नहीं हुई हैं, इंसान की जान की कीमत सबसे ज्यादा सस्ती हुई है। बाकी चीजें महंगी हो गई होंगी, लेकिन इंसान के जान की कीमत सस्ती हो गई। आज इंसान कौड़ियों के भाव है, कौड़ियों के भाव उसकी जाने जा रही हैं। मैं संकेत भाई बताना चाहूंगा कि ये भारत विश्व गुरु की तरफ बढ़ रहा है। पीएम मोदी ने एक दावा किया था, साहब विश्व गुरु हम बनने जा रहे हैं, विश्व गुरु की दावा किया जा रहा था। आप समझिए आम आदमी 2 वक्त की रोटी नहीं इकट्ठा कर पा रहा है, इस स्थिति पे लाकर आपने खड़ा कर दिया। साहब हम 6 ट्रिलियन की बात करते थे, आज 6 ट्रिलियन की बात करते करते यह स्थिति पैदा हो गई कि हमारा जो कर्जा है वो 2.97 ट्रिलियन हो गया, जो कि हमारे जीडीपी के बराबर हो गया। ये साहब देश को कहां ले जाना चाहते हैं आप? ये ऐतिहासिक फैसलों का कमाल है साहब। इन्होंने ऐतिहासिक फैसला किया, जीएसटी जैसा ऐतिहासिक फैसला, इन्होंने ऐतिहासिक फैसला किया, नोटबंदी का ऐतिहासिक फैसला, इन्होंने महंगाई 100 दिन में कहा कम कर देंगे, ऐतिहासिक फैसला। मैं बताऊं, यहां तक कि इन्होंने कहा कि साहब आप बताएं कि जीडीपी का ऐतिहासिक फैसला, मेरे ख्याल से -23% तक भी जीडीपी जा चुका है। मैं एक बात और बताना चाहूंगा, ये सब आखिर ऐसा क्यों है? मैं संकेत भाई एक बात बताना चाहूंगा, आज अगर आप पेट्रोल डीजल का भी चर्चा कर रहे थे हमारे विद्वान प्रवक्ता, मैं बताना चाहूंगा साहब, काल्पनिक टैक्स तो मैंने आज तक कभी जिंदगी में देखा नहीं। आयात टैक्स उसी पे लगता है साहब, उसके साथ साथ उत्पाद शुल्क, अब ये कौन सा उत्पादन करते हैं पेट्रोल और डीजल का, उसका ये शुल्क लगाया जाता है साहब। कस्टम ड्यूटी, इस तरीके से 2014 से लेकर के अब तक का जो बढ़ोतरी हुआ है एक्साइज ड्यूटी में, मैं आपको बताना चाहूंगा कि पेट्रोल में 258% का और डीजल में 820% का। मैं श्रीनिवास जी जल्दी से आपसे ये पूछना चाहता हूं, देखिए ये जी एक संदेश ये जाता है कि ये तो कोई एक अजीब सी एटीएम नुमा चीज सरकार को मिल गई है पेट्रोल और डीजल में, और सिर्फ केंद्र सरकार में नहीं, राज्य सरकारें भी कर रही हैं। क्योंकि श्रीगंगानगर जो है वो किस प्रदेश में आता है? राजस्थान में। तो सिर्फ केंद्र का कंपोनेंट नहीं है, राज्य सरकारें भी टैक्स ले रही हैं। तो ये जो सरकारों ने एटीएम बना रखा है पेट्रोल पंपों को, श्रीनिवास जी आपको लगता है कि ये काउंटर प्रोडक्टिव है? इधर से ये वसूली करते रहेंगे जनता के हित में देने के लिए, और जितनी बार नहीं, मैं एक और तर्क दे दूं, कहा यह जाता है, और मैं एक इकोनॉमिस्ट के पॉइंट ऑफ व्यू से भी आपसे पूछ लूं, क्योंकि कई अर्थशास्त्रियों ने भी ये चीज बोली है, सारी जगह ये बात हो रही है कि आप डिमांड बढ़ाइए। अपने आप जो है किसी चीज की डिमांड जब बढ़ेगी तो अर्थव्यवस्था का चक्का घूमेगा। जब सारी चीजें इस महंगाई में ही चली जाएंगी तो जाहिर सी बात है लोग बचाएंगे पैसा, खर्च नहीं करेंगे, अर्थव्यवस्था का चक्का कैसे घूमेगा? इतना टैक्स आप ले लेंगे तो
श्रीनिवास जी। देखिए संकेत जी, डिमांड की आपने बहुत अच्छी बात की है। मैं डिमांड दो फैक्टर थंब रूल, एक है फार्म सेक्टर, एक है ऑटो सेल्स। फार्म सेक्टर का जो अगर आपने देखा होगा, जो प्रोक्योरमेंट है पिछले साल से बहुत ज्यादा बढ़ा है। फॉर एग्जाम्पल, आपका जो वीट का प्रोक्योरमेंट है 389 से 416 लाख मेट्रिक टन का बढ़ा है, और इससे फार्म जो हमारा 70% रूरल इकोनॉमी वो है, जब लॉकडाउन था और उस समय जो स्थिति थी तब भी सनशाइन सेक्टर माना जाता था एग्रीकल्चर, उस समय भी वो। मेरी बात सुनिए, हाँ। वो मेरी बात सुनिए, क्योंकि ऑपोजिशन जो भ्रम फैला रहा था कि ये फार्म सेक्टर पूरा बैठ जाएगा बिकॉज ऑफ फार्म लॉस, उसके बावजूद तो अभी तो लागू ही नहीं हुए ना, कहां लागू किए आपने अभी पूरी तरीके से? सर लागू की बात छोड़िए, उन्होंने जो भ्रम फैलाया था इसके वजह से सब कुछ ये होने वाला है, उसके बावजूद ये जो अफवाहें जो फैली थी जी, हमने जो रिकॉर्ड प्रोक्योरमेंट किया है वो सामने है। और ऑटो सेल्स जो रूरल इकोनॉमी ड्राइव करता है, रूरल और मैक्सिमम रूरल और अर्बन थोड़ा लेवल, मारुति, हुंडई, महिंद्रा, टाटा, वो सब आपकी बात सही है, लेकिन देखिए ऐसा है कि फिर आप कुछ अच्छे फिगर दिखाएंगे, मैं कुछ सीएमआई की डेटा कोट कर दूंगा, फिर आप बोलेंगे कि ये क्या बात हुई साहब, ये बड़े डांटो जी सर। तो ये जो डेटा का खेल है ना, वो ऐसे ही है। देखिए डेटा हकीकत है, हम डेटा बदल नहीं सकते। नहीं तो हकीकत जो है, डेटा की हकीकत ये भी है कि बेरोजगारी भी बढ़ रही है। डेटा की हकीकत ये भी है कि जो काम के लिए लोग 100 रुपया पाते थे उसके लिए अब कम पैसा पा रहे हैं। मैं नकार नहीं रहा, इवन आईटी इंडस्ट्री में भी लोगों ने अपना जॉब खोया है, 30 to 40% सैलरी कट हुए हैं जी। हकीकत ही है, जहां दो लोग काम करते थे वहां। डॉक्टर अमन चुग और आकृति भाटिया, मैं डॉक्टर चुग पहले आपके पास आना चाहता हूं। आपने ये राजनीतिक डिबेट तो सुन ली, लेकिन आपको क्या लगता है कि ये सरकार से, देखिए राजनीतिक सवाल तो पूछे जाएंगे, उनको जवाब भी देना पड़ेगा, पर अर्थव्यवस्था के पॉइंट ऑफ व्यू से आपको क्या लगता है कि ये ठीक फैसला था या इस फैसले का कोई विकल्प ही नहीं था? जी देखिए, हम प्राइमरली पहले कंजम्पशन ड्रिवन इकोनॉमी थे एंड अब हम कैपिटल फॉर्मेशन ड्रिवन इकोनॉमी है। बट ऑब्वियसली गवर्नमेंट को उसके लिए बजट चाहिए, एंड बजट की जो मार है वो, बट ऑब्वियस अगर बजट में रेवेन्यूज रिसिप्ट्स नहीं आएंगे तो हम एक्सपेंडिचर कैसे करेंगे? एंड जो रिसिप्ट्स का एक मेजर चंक है वो गवर्नमेंट के पास पेट्रोल या डीजल के ऊपर जो टैक्स कलेक्शन है, जो कि 4 लाख करोड़ की फिगर होगी, अगर वो नहीं होती तो आई एम अफ्रेड कि फिस्कल डेफिसिट हमारा और बढ़ जाता। तो उसको मैनेज करने के लिए कहीं ना कहीं गवर्नमेंट बंदी हुई है, चाहे सेंट्रल गवर्नमेंट है चाहे स्टेट गवर्नमेंट को अपने जो बजट्स मैनेज कर रहे हैं। मुझे लगता है कि ओवरऑल एज इकोनॉमिस्ट मेरे को ऐसा समझना चाहिए या बताना चाहिए कि हमें ये देखना चाहिए कि जो ऑयल, जो हम मेजरली हम डिपेंडेंट हैं, क्योंकि हमारा मेजर इन्फ्लेशन जो है वो ऑयल डिपेंडेंट है, तो क्यों ना हम ऑयल के स्ट्रेटेजिक रिजर्व्स इंडिया में बिल्ड करें। जैसे कि जब लास्ट ईयर ऑयल ऑलमोस्ट $0 पर बैरल को टच करा था, हमारे पास सिर्फ 9 दिनों का स्ट्रेटेजिक रिजर्व्स मेंटेन करने के लिए कैपेसिटी थी। तो शायद गवर्नमेंट को स्ट्रेटेजिक रिजर्व्स बिल्ड करने चाहिए ताकि हम सस्ते दामों पे ऑयल प्रोक्योर कर पाते, पहला। दूसरा, हमें ऑल्टरनेट सोर्सेज पे, हालांकि मोदी साहब ने जिक्र भी किया G7 में सोलर एनर्जी के ऊपर, मगर उसके ऊपर बहुत तेजी से हमें बढ़ना पड़ेगा, तभी हम एटलीस्ट ऑयल का जो डोमिनेंस है वर्ल्ड में उसको हम ऑल्टरनेट चैनल पे लेके जा सकते हैं। तीसरा पॉइंट बड़ा इंपॉर्टेंट ये है, मैं थोड़ा सा मैं सहमत भी रहूंगा जो करंट सरकार है कि कहीं ना कहीं जो सप्लाई चेन डिसरप्शन हुई है उसके कारण भी महंगाई बढ़ी है, जिसका इनके हाथ में कोई इलाज खास नहीं था। मगर ऑयल रिलेटेड स्ट्रेटेजिक रिजर्व्स इनको जरूर बिल्डअप करना चाहिए। एक और जो इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है वो ये कि हम मेजरली WPI को देख रहे हैं या रिटेल इन्फ्लेशन को देख रहे हैं, मगर ओवरऑल जो कोर CPI है वो अंदाजन 6% पे है। हालांकि RBI की जो बैंड है उसके ऊपर है, मगर मैं हमेशा ये समझता हूं कि GDP की ग्रोथ अगर महंगाई की ग्रोथ से ज्यादा है तो ज्यादा दिक्कत वाली बात नहीं है। उम्मीद करते हैं कि इस साल हमारी GDP ग्रोथ अंदाजन 10 से 11% होगी, और महंगाई की ग्रोथ अगर ओवरऑल 7% होती है तो हम फिर भी एक रियल GDP ग्रोथ में रहेंगे, ठीक स्थिति में होंगे। ठीक है, ये विश्लेषण आपका सटीक है। आकृति भाटिया, आप इस विश्लेषण को किस तरीके से देखती हैं? क्योंकि देखिए कुछ बातें जो उन्होंने बोली वो तो बड़े लॉन्ग टर्म में है ना, कि स्ट्रेटेजिक रिजर्व बनेगा, एक सुनहरा सवेरा होगा, ये तो उस लॉन्ग टर्म वाला प्लान है। और दिक्कत तो अभी है, अभी शॉर्ट टर्म में क्या सोल्यूशन हो। आप अपना माइक अनम्यूट कर लें जरा, आपकी आवाज नहीं आ रही।
जी संकेत जी, मेरे लिए आंकड़े जो हैं वो हमेशा सेकेंडरी होते हैं, और जो जनता जिस तरीके से प्रभावित हो रही है वो हमेशा प्राइमरी होना चाहिए। और ये जो पूरी मार है, नहीं, आंकड़े भी बिल्कुल यही बता रहे हैं कि बहुत ज्यादा डिस्ट्रेस लेवल बढ़ गया है। यहाँ रूरल की बात हो रही है तो रूरल डिस्ट्रेस और रूरल डिमांड बहुत ऑल टाइम लो पे इस वक्त पहुंचा हुआ है। और जो माइग्रेशन है और अर्बन अनएम्प्लॉयमेंट लेवल्स हैं वो भी अभी बहुत ज्यादा बड़ी तादाद पे पहुंच चुके हैं। पर अभी सवाल ये उठता है कि जब अगर आप बोलते हैं कोरोना में आप अच्छा पोषण लीजिए तो आप अच्छा जो है अपने आप को बचा पाएंगे, लेकिन अब आप जब दाल और तेल की बात कर रहे हैं वो एसेंशियल कमोडिटीज ही बंदा अफोर्ड नहीं कर पा रहा है। आप बोलते हैं हाथ धोइए साबुन से, बार बार साबुन के आप देखिए दाम बढ़ रहे हैं। तो इस तरीके से जितने भी हमारे बैकबोन ऑफ आवर इकोनॉमी है इस वक्त वो पूरी तरीके से उस पे प्रहार हो चुका है। आप गैस सिलेंडर जो 2014 में 400 का था वो आज 820 के पार है। पेट्रोल का, डीजल का सब जानते हैं, तेल का सब जानते हैं। जो इनपुट कॉस्ट है फार्मर्स के वो लगातार बढ़ रहे हैं। तो सिर्फ कंज्यूमर्स ही नहीं, जो छोटे प्रोड्यूसर्स हैं उनके ऊपर बहुत बड़ा प्रहार हो रहा है। तो बात यह है कि आपका जो खुद का इकोनॉमी और जीडीपी है, जो कि आपकी डिमांड कितनी है, आपकी इकोनॉमी में परचेजिंग पावर कितनी है, इस पे निर्भर करता है। हाउस होल्ड इनकम अभी ऑल टाइम लो है। बहुत, ये पूरे विश्व में कोरोना का संकट आया है, ऐसी बात नहीं है, लेकिन वो कैसे मैनेज कर रहे हैं। तमाम देश हैं उसमें प्रोग्रेसिव टैक्सेशन होता है, इक्वालिटी को बरकरार रखने। अभी आज भारत में जिनी कोफिशिएंट जो कि इनइक्वालिटी यानी गैर बराबरी पूछना चाहते हैं, जो अभी आर्थिक पैकेज आया 6 लाख करोड़ का, उसमें ज्यादातर मोटी मोटी बात तो ये थी कि लोन ले लो, और उसकी जो वसूली है वो आम जनता से की जा रही है। आप आम जनता से ही पैसा ले रहे हैं, चाहे पेट्रोल के तौर पे या इन्फ्लेशन, आप दूध और जो बेसिक न्यूट्रिशन है, इसीलिए हंगर, पावर्टी, ये सब हमारे देश में बढ़ रहा है। बाकी देशों में नहीं, लेकिन विकल्प बताइए ना। देखिए श्रीनिवास जी का ये कहना है और डॉक्टर चुक का भी ये कहना है, इसका विकल्प क्या है भाई? अगर आपको स्कीमें चलानी है, सरकार चलानी है, राजस्व बढ़ाना है, तो आप क्या करेंगे? अगेन आप देख सकते हैं विश्व में जो तमाम कंट्रीज हैं वो अपने जो इनइक्वालिटीज को ठीक करने के लिए प्रोग्रेसिव टैक्सेशन यूज करती है। कॉर्पोरेट टैक्स को बढ़ाया जाता है। सुपर रिच टैक्स जो निर्मला जी ने पहले लाया था और फिर पॉलिटिक्स हुई थी उसको वापस ले लिया गया था। और ये एक बात तो बड़ी महत्वपूर्ण हो गई। संकेत जी, बिलियनर्स की संख्या हमारे देश में बहुत तेजी से बढ़ी है कोरोना में। कुछ कॉर्पोरेट घराने, उनके जो है प्रॉफिट कई गुना पार किए गए हैं। जी साधना भारती जी, मैं आपके पास आना चाहता हूँ। हाँ, ये इस बात से आप कितनी सहमत हैं कि जो कॉर्पोरेट टैक्स है वो तो आपने घटा दिया, जो दे सकता है उससे तो लिया जा सकता था। मैं यही बात उठाना भी चाह रही थी। दूसरी बात, भाजपा के आदरणीय प्रवक्ता जी ने तो मेरी बातें ही साइड में रख दी। अब होता यही है ना, आज किसानों की बातें भी साइड में रखी जा रही हैं, हमारी बातें भी साइड में रखी जा रही हैं, आपकी बातें भी साइड में रख देंगे, है ना। अब सुनिए ना, अब आप ये कह रहे हैं चिल्लाने से कुछ नहीं होगा, तो भाई हमें पता है कि आपके कान पे कितना भी चिल्लाते रहो इंश्योरेंस ही नहीं है। इसीलिए हम आपसे कह रहे हैं, कांग्रेस के शासन में जब पेट्रोल पर एक्साइज ड्यूटी 9 रुपए 48 पैसे लगती थी, डीजल पे 3 रुपए 56 पैसे लगती थी, आज आप पेट्रोल पर 32 रुपए 58 पैसे लगा रहे हैं साहब, और डीजल पे 31 रुपए 83 पैसे। ऑयल बॉन्ड की बात की ना, कब भरा था आपने? 2015 में 3500 करोड़ का प्रिंसिपल सम आपने पे किया था। इस साल 10,000 करोड़ प्रिंसिपल और 9,000 करोड़ इंटरेस्ट। और अब दूसरी बात, कॉर्पोरेट टैक्स इन्होंने घटा दिया। कमर किसकी तोड़ी जा रही है? आम आदमी की। तो मैं ये पूछ रही हूँ, प्रकाश जावड़ेकर जी ने क्या सोच के कहा था 34 रुपए पेट्रोल मिलेगा? रामदेव बाबा जी ने क्या सोच के कह दिया था कि 34 रुपए पेट्रोल मिलेगा? और कैसे होगा? देखिए सवाल रामदेव जी से नहीं पूछा जाएगा। नहीं, सवाल रामदेव से नहीं, सरकार से पूछा जाएगा। रामदेव कुछ भी बेचते रहे, सरकार चला रहे हैं, चंद उद्योगपतियों की सरकार चला रहे हैं, उनकी जेबें भरेंगे और आम आदमी की जेबें काटने का काम किया जा रहा है। देखिए श्रीनिवास जी, 14 करोड़ सिलेंडर रिफिल नहीं हो पा रहे। उज्ज्वला योजना की बातें बनाते हैं, गाँव में बैठी हूँ मैं, सच्चाई से वाकिफ करा रही हूँ इनको। तो ये क्या है, बोल वचन देना और मन की बात ना किया करें, जन की बात भी करें। चलिए श्रीनिवास जी, एक सेकंड। श्रीनिवास जी, आपने देखा कि साधना भारती जी जो है वो कितनी क्रोधित हो उठी हैं। तो मैं आपसे जानना चाहता हूं, उन्होंने ऑयल बॉन्ड्स पर आपसे जवाब मांगा, और अब ये कॉर्पोरेट टैक्स वाली जो बात हुई है कि आपने कॉर्पोरेट टैक्स तो कम कर दिया। अच्छा, उसमें हुआ क्या? हमारी कई विशेषज्ञों से बात की, हुआ क्या कि कॉर्पोरेट टैक्स कम करने की वजह से कॉर्पोरेट जगत के लोगों ने, ऐसा नहीं है कि वो पैसा अर्थव्यवस्था को बढ़ाने में लगा दिया हो, उन्होंने अपने लॉसेस कम करने के लिए वो पैसा बचा लिया।
ये हुई असलियत। तो इस वजह से कोई फायदा नहीं हुआ। तो आपको लगता है कि असली वसूली वहां से हो सकती थी, ना कि आम आदमी से? संजय जी, आप एक छोटा सा पॉइंट मिस कर रहे हैं। कॉर्पोरेट टैक्स हमारे पास, वी वर वन ऑफ द वर्ल्ड्स हाईएस्ट कॉर्पोरेट टैक्स कंट्री। जब कम हुआ, वर्ल्ड वाइड इवन G7 ने भी उसका वेलकम किया। और दूसरी बात ये है, इन्वेस्टमेंट जो फॉरेन इन्वेस्टर्स हैं उनका तादाद बढ़ा है, और जो फॉरेन जो फैक्ट्रीज हैं जो भारत में जो निवेश करने वाले हैं, उनकी श्रीनिवास जी, नंबर आप मुझे बढ़ा। विकल्प बता दीजिए कि ना लोगों की कमर टूटे, ना डीजल 100 का होगा या डीजल महंगा होगा तो सारी चीजें महंगी हो जाएंगी। ट्रक में डीजल ही लगता है। देखिए संजय जी, खाने पीने की चीजें महंगी हो जाएंगी। आप विकल्प बताइए, आम आदमी की कमर ना टूटे इस मुश्किल घड़ी में, इसके लिए आपके पास विकल्प क्या है? संजय जी, 130 करोड़ जनता, इसमें हर कोई सफर कर रहा है। इवन मैं भी सफर कर रहा हूं, क्योंकि कीमतें बढ़ी हैं। मैं हकीकत को मैं बयान कर रहा हूं, मैं नकार नहीं रहा, मगर फैक्ट ये है उसका परिष्कार किया जा रहा है और हमारी सरकार कर रही है, ये मैं बोलना चाहता हूं। जी डॉक्टर खान जी, देखिए संकेत जी, मैडम थोड़ा सा आप रुक जाएं, साधना जी आप रुक जाएं प्लीज, जस्ट साधना जी रुक जाएं। देखिए, मैं 2-3 सवाल मेरा श्रीनिवास जी से है कि जब देश आर्थिक मंदी से गुजर रहा है तो ऐसे हालात में अगर आप सर्वे करें तो आप देखें अडानी और अंबानी की इनकम बड़े स्तर पर बढ़ गई। दूसरी बात, स्विस बैंक में 300 गुना ज्यादा एक साल में काला धन पहुंच गया। साहब, ये आर्थिक मंदी है। मैं आपको बताना चाहूंगा, यही माननीय मोदी जी है, इन्होंने साहब वादा किया था, आर्थिक विकास की बात की। 2014 में जब यूपीए की गवर्नमेंट थी उस वक्त विकास दर थी 7.4%। आज साहब 2020 का जो आंकड़ा है वो आर्थिक विकास दर 4.1% हो गया। और इसी को आप आगे देखें, बेरोजगारी दर 11.9%, और एक साल के अंदर जो लोगों की आय घटी है वो 97% घटी है। और इसी तरीके से महंगाई दर 12% हो गया, जो कि पहले 6% था। सवाल इस बात का है कि ये सारी चीजों को देखने के बाद ये एहसास होता है, और आपके मंत्री लोग, आपके बड़े बड़े नेता बयान क्या दे रहे कि साहब महंगाई है, अगर राष्ट्रीय आपदा आपको लग रही है तो आप खाना पीना बंद कर दो, खाना पीना बंद कर दो साहब, महंगाई ऑटोमेटिक घट जाएगी। ये आपका स्टेटमेंट आ रहा है। ये तो मैंने नहीं सुना। आपके कृषि मंत्री बयान देते हैं कि साहब तेल का रेट इसलिए बढ़ गया कि पहले आप डुप्लीकेट मिलावट तेल खाते थे और आज हम ओरिजिनल तेल दे रहे हैं, यानी 7 साल आप मिलावट तेल खिलाते रहे। ये है आपका चेहरा, ये है वास्तविक चेहरा आपका। मैं एक बार एक सवाल फिर से पूछना चाहता हूं श्रीनिवास जी, आप मुझे बताइए, आप तो बड़े जानकार हैं इन सब मामलों के, आप मुझे बताइए कि ये महंगाई की मार दिए बिना, आप खुद सोचिए, अगर ये महंगाई दर कम होगी, अगर पेट्रोल डीजल के दाम जो है वो थोड़े से कम होंगे, खाने पीने की जो सामग्री है उसके दाम कम होंगे, तो लोगों की थोड़ी बहुत बचत भी होगी, थोड़ी उनको राहत भी मिलेगी। क्या यही मकसद नहीं होना चाहिए? ये कैसा हुआ कि कान यूं करके कि अभी तो तुम खूब सारा पैसा दे दो, बाद में हम जनहित का कुछ काम तुम्हारे लिए कर देंगे। संजय जी, Q3, Q4 में हम एक्सपेक्टेशन कर रहे हैं कि इकोनॉमी वापस अपने स्टीम पकड़ेगा। और दूसरी बात यह है कि ऑयल बैरल जो है वो स्टेबलाइज होगा, और स्टेबलाइजेशन के मतलब है कि एक रेट के एक रेंज में आकर रुकेगा। उससे जो मार होगी और जो डेली रिवीजन होगा और वीकली रिवीजन होगा, हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं वो कम से कम होगा और मार कम होगी। इसको हम इंग्लिश में कहते हैं कास्केडिंग इफेक्ट विल बी लेस। क्योंकि मैं मानता हूं, अगर तेल, डीजल और पेट्रोल का अगर प्राइस बढ़ता है वो सब पे असर होगा, और ये कास्केडिंग इफेक्ट हम सोच रहे हैं। और हम जो रिव्यूज हैं और जो डेटा हमको मिल रहा है, Q3, Q4 में वो कम होने की गुंजाइश है। ठीक है, उम्मीद पे दुनिया कायम है। उम्मीद करते हैं कि थोड़ा सा कम हो। मेरे पास समय खत्म हो गया, इसकी भी बड़ी शॉर्टेज है। तो आप सब लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। महंगाई डायन लोगों को ना खाए, क्योंकि अभी तो सैयां खूब कमात भी नहीं है, इसलिए कुछ कार्रवाई सरकारों को करनी ही पड़ेगी, क्योंकि दिक्कत बहुत है।